बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। आज बड़ी अहम स्टोरी आपको सुनानी है। इस स्टोरी में एक साबिक चीफ जस्टिस, एक साबिक डीजी आईएसआई और इसके साथ एक प्रॉपर्टी टाइकून, उनका स्कैम है। ये स्कैम क्या है? इसमें जनरल फाज इन्वॉल्व हैं, इसमें साकिब निसार साहब का नाम आ रहा है और इसमें जो मोइज़ खान है जिनकी टॉप सिटी है, उस हवाले से आज एक दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में HR सेल में आई थी उसकी समाअत हुई। उसकी समाअत में बड़े इंकशाफात हुए हैं और उसकी समाअत में बज़ाहिर बात कहाँ जा रही है, बज़ाहिर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ जा रही है, जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, इससे पहले भी जो आपको पता है कि वो कमीशन बनाने का कहा गया है एक केस में, और वो फैज़ाबाद धरना केस है। अब टॉप सिटी केस आ गया। इस टॉप सिटी केस में जो एप्लीकेशन आई है मोइज़ खान, जो कि उस टॉप सिटी के मालिक थे, उनकी जानिब से बड़े हौलनाक इंकशाफात किए गए हैं। उस पेटिशन में क्या कुछ कहा गया? उस पेटिशन में कहा गया कि 45 दिन तक जनरल फैज़ ने इल्लीगल तरीके से मोइज़ खान, उनके जो हैं ससुर और उनके जो है घर वालों को हिरासत में रखा। इसके बाद फिर इस पेटिशन में ये कहा गया है कि हिरासत में रखने के बाद उनका माल जो है वो ज़ब्त किया गया। फिर रावलपिंडी डेट को कह के मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ इनिशिएट कराई गई और फिर जो है इस तमाम मामले में अल्टीमेटली उनको कोर्ट से रिलीफ मिला। साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने दो जो हैं चैनल, एक आप न्यूज़ चैनल को स्पॉन्सर करने का कहा गया। साथ जब उन्होंने ये मामला रिजॉल्व करने के लिए एक ब्रिगेडियर के थ्रू जो है कमीशन, एक ब्रिगेडियर के थ्रू उनको अप्रोच किया तो 4 करोड़ रुपए मांगे गए मुबैना तौर पर DGISI जनरल फाज हमीद की जानिब से। ये स्टोरी वो सारी बयान करते हैं अपनी पटिशन में और आज इस केस की समाअत हुई है। अच्छा, साकिब निसार साहब इससे किस तरह से लिंक करते हैं? साकिब निसार साहब इस तरह से लिंक करते हैं कि उन्होंने चैम्बर में ये अपील लगाई। चैम्बर में अपील लगाने के बाद नाजरीन उन्होंने चैम्बर में ही फैसला दे दिया, जबकि एक साबिक चीफ जस्टिस या कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का चैम्बर में अपील लगाकर सिर्फ ये ऑर्डर जारी कर सकता है कि ये अपील कोर्ट में सुनी जाए, ओपन कोर्ट में। लेकिन साकिब निसार साहब ने ये फ़ाइल दबा दी, इस फाइल पर फैसला नहीं होने दिया। अब 4 साल बाद ये मामला खुला तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया? हसनात मलिक साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, उनसे पूछेंगे सर ये क्या उत्तर है कि एक साबिक चीफ जस्टिस चैम्बर में अपील लगाता है, केस दबा देता है, एक फॉर्मर DGISI के ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट होती है, उसके ख़िलाफ़ एक प्रॉपर्टी टाइकून जो है वो इल्ज़ाम लगाता है कि उसे एबडक्ट किया गया। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी इससे पीछे भी जाती है। और जो प्रॉपर्टी टाइकून है उसने भी एक ज़मीन हथियाई हुई थी जो कि जाहिदा की थी, और वो जाहिदा ने फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आई। ये उनका बॉडीगार्ड था लेकिन इसने कब्ज़ा कर लिया थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी जो इसके पास आई। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है जिसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। क्या कहेंगे सर? जी शुक्रिया कंबर। देखें, मैटर अगर इसको देखें तो दो किस्म के मैटर लगे थे सुप्रीम कोर्ट। एक 2017 का मैटर HR सेल में एक दरख्वास्त खातून उनकी तरफ से थी और उनका ये वो स्टॉप सिटी के जो मालिक हैं मोइज़ खान। मुइज़ खान, इनके खिलाफ थी। दूसरी इनकी पटिशन थी जिसमें इन्होंने फैज़ हमीद जो फार्मर DGISI हैं और इसके अलावा 3 और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं DGISI में जिन्होंने काम किया, उनके खिलाफ दरख्वास्त दी। और दरख्वास्त में ये कहा कि जी मुझे जिस तरह आपने नरेट किया कि इन्होंने ब्लैकमेल किया, अगवा किया, सारा कुछ लेके गए, ये बड़े सीरियस एलिगेशन है। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ प्रूव हो तो डिसिप्लिन कार्रवाई, कोर्ट मार्शल बड़ा वाजे है होना चाहिए। और बड़ा वाजे मुझे लग रहा है कि ये पटिशन जिस तरीके से आई है, ये पटिशन अब यहाँ नहीं रुकेगी, ये इस पर कार्रवाई और इंक्वायरी भी होगी। और सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न आर्डर देखना होगा कि उसमें क्या वर्डिंग इस्तेमाल होती है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि जो आर्डर डिक्टेट होता है तो थोड़ा बहुत उसमें रद्द-बदल होता है। उस आर्डर को लेके जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़, खासकर उसमें लिखा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं कि फैज़ हमीद या इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई, उनका अपना डिपार्टमेंट है डिफेंस मिनिस्ट्री, उसको भी लिखा जा सकता है। जब डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा जाएगा तो वो इंक्वायरी करेंगे इस मामले को। तो मेरा ख्याल है कि इंक्वायरी अगर प्रूव होगी तो कार्रवाई भी होगी। तो बताया तो ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फाइसा जो हैं वो 2-3 मैटर ऐसे हैं जिनमें फैज़ हमीद को टफ टाइम मिल रहा है काजी फाइसा के बेंच से। एक फैज़ाबाद धरना का है, ये मैटर है, और भी 1-2 लिंकअप। तो ये मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो हैं ये आगे चलेंगी
और फैज़ हमीद अब देखते हैं कि उनका क्या तरीक़ाकार, वो इससे कैसे बचते हैं, उनका इदारा जो है वो क्या रिस्पॉन्स देता है इस पूरी सूरत हाल में। असद साहब, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? एक बंदा मोइस खान जिसने टॉप सिटी का जो आप ये कह सकते हैं कि सारे ऑपरेशन संभाले, उसके ख़िलाफ़ वो खातून थी जिन्होंने कहा कि इन्होंने मेरी सोसाइटी पे कब्ज़ा किया हुआ है। अब क्या आप ये समझते हैं कि जो सिचुएशन थी इसको एक्सप्लॉइट किया गया डीजी साहब की जानिब से, फैज़ हमीद साहब? देखिए वो खातून थी ना, वो उसके ग्रीवेंस तो थे इस टाइकून के ख़िलाफ़, वो उसमें हकीकत भी होगी, फिर एफआईए की रिपोर्ट आई और फिर वो साकिब निसार साहब ने मामला हल कर दिया था। अब ये अलग बात है कि साकिब निसार साहब ने हल कैसे किया था, ये अलग, अगर इसको जाया जाए, इंक्वायरी की जाए तो पता चल जाएगा। अच्छा, वो भी अब आज की प्रोसीडिंग दो किस्म की थी, और दूसरा फैज़ हमीद साहब की ये मामला। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग, एक तो फैज़ हमीद साहब का मैटर था जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपने मुनासिब फोरम जो अप्रोप्रिएट फोरम है उसके पास जाएं अपनी ग्रीवेंस के लिए, को रिड्रेस करने के लिए। दूसरा फोरम ये था कि एचआर सेल सुप्रीम कोर्ट में कैसे काम करता रहा है, उस पर बड़ा वादे सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस काजी फैसल का था कि 184(3) के इस्तेमाल पे ओपिनियन जो इन्वोक होनी है 184(3) की जुरिडिक्शन, उस पर 3 ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट में। एक है कि जी चीफ जस्टिस करेगा, एक है कि जी बेंच करेगा, एक है कि जी जिस रातर मिनरल साहब कहते हैं कि फुल कोर्ट करेगा। कहीं भी कोई जज की ओपिनियन नहीं है कि चीफ जस्टिस चैम्बर में, चीफ जस्टिस या कोई जज चैम्बर में बैठ के आर्डर डिक्टेट करे और इस किस्म के अहकाम पब्लिक इंटरेस्ट के जारी करे कि जी किसी की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मसले हल करता रहे, खुली कचहरी जो साकिब निसार करते रहे। तो ये उस पर जैसे मिनरल साहब का सवाल भी था कि ये 2005 से जो एचआर सेल काम कर रहा है ये कैसे कर रहा है। और अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक साबिक चीफ जस्टिस, इतना बड़ा मुकदमा जिसमें फॉर्मर डीजी आईएसआई प्रॉपर्टी टाइकॉन इस्लामाबाद के अरबों रुपए मुलविस हैं, उसमें खातून की दरख्वास्त पे एक चैम्बर में बुलाता है और उस चैम्बर में वो फैसला करता है जो कि कानूनी तौर पर मजाज नहीं है, उसे सिर्फ दरख्वास्त ओपन कोर्ट में लगानी चाहिए थी, चैम्बर में फैसला भी कर दिया। क्या फैसला किया? नहीं, वो तो अभी मामला चल रहा था ना, वो मामला ख़त्म हो गया या वो दरख्वास्त लग गई। असल मामला ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन तो दायर अलग हुई ना, वो प्रॉपर्टी का उनका इशू था, उस पर एफआईए की रिपोर्ट भी आई थी और उसके बाद ख़त्म हो गया था। अब यही तो मसला है ना, ट्रांसपेरेंसी का तकाजा है। एचआर सेल में जो कुछ काम होते रहे साकिब निसार साहब के दौर में या 2005 से, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और आज ये भी कहा गया कि लाखों, गलबन 3,58,000 कुल थे या 3,58,000 में समझ नहीं सका कि इतनी जो एप्लीकेशन एचआर सेल में मसूल हुई वो इनएक्टिव थी, तो उनको साकिब निसार साहब ने जलाने का आर्डर कर दिया, रिकॉर्ड जला दें। तो रिकॉर्ड वो जल गया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस चीफ जस्टिस ने लिया है वो रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें चीफ जस्टिस ने किया है। तो यानी रिकॉर्ड कुछ ज़ाया भी हो गया है, जल भी गया है, एचआर सेल का जो काम कर रहा है उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। और आखिरी बात तो जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि जो डायरेक्टर थे एचआर सेल के, वो आए, उन्होंने कहा जी कि जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं कानून, तो कोई कानून आइन उस तरह मुतमईन नहीं कर सके। ये एक लेटर इशू हुआ था इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से। फिर ये हुआ कि जी बात हुई कि नहीं, वो जब आसिफ सईद खोसा साहब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने उस वक्त कमेटी बनी थी और उन्होंने कहा था कि जी इसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, जो रूल्स हैं एचआर सेल के इसको फ्रेम किया जाएगा। तो उसके बाद कमेटी ने कोई फ्रेम रूल्स जो हैं वो पेश भी किए, लेकिन उसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग हुई नहीं। यानी दिसंबर 2019 के बाद अब फुल कोर्ट 18 सितंबर यानी मौजूदा चीफ जस्टिस के टेन्योर में हुई। गुलजार अहमद और जस्टिस बंदयाल ने अपनी दौर में ऐसी चीज़ें चलाई, एचआर सेल जो है वो चलता रहा। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं, जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एक तो कमीशन भी बनने जा रहा है, दूसरी बात ये महकमाना कार्रवाई का भी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको कह दिया, क्या होगा भी कोई चीज़ें मटेरियलाइज होती हुई नज़र आएंगी या फिर ये सिर्फ हमारी खबरों तक है? देखें, मटेरियलाइज तो होंगी, ज़ाहिर बात है, कहीं ना कहीं तो कोई ये चीज़ जाएगी। लेकिन ये है कि जनरल फैज़ जो हैं वो हैं ठिकाने पे, निशाने पे। मुश्किल इस वक्त देखना होगा कि उनके साथ उनका इदारा कितना खड़ा रहता है और वो उनकी क्या पॉलिसी रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट जनरल फैज़ के हवाले से वो जैसे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल आज गो कि वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया कि उस तरह डायरेक्शन जो चाह रहे थे उस तरह
जो पिटिशनर चाह रहा था वो नहीं मिली। लेकिन वो ये है कि ऐसा DGISI शायद ही कभी आया हो कि अपने दौर में ये इतना कंट्रोवर्शियल था और बाद में भी उसके खिलाफ इतनी चीज़ें हो रही हैं। और मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूशन में पहले भी ऐसी चीज़ें होती नहीं, लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि जी हर चीज़ उस दौर में भी जो है वो हर कोई जो है वो राब्ते में था, साकिब निसार से लेके सब कुछ जनरल फैज़ से, और बाद में अब रिटायरमेंट हो गई है तो फिर भी वो कंट्रोवर्शियल है। नाज़रीन, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनके सामने ये मामला आया तो कार्रवाई क्यों नहीं की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो ऑर्डर लिखवाया है उसमें यह कहा है कि 184(3) जो कि सुम मोटो का इख्तियार है उसके तहत यह अदालत फ़ैसला नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी पेटिशनर जो है मोइज़ खान साहब जो कि DGISI जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ हैं, उनको काफ़ी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। रेमेडी क्या अवेलेबल है? उनके पास हाई कोर्ट का फोरम है, उनके पास जो है वो फ़ौजी कोर्ट मार्शल जो होता है उनकी जो कार्रवाई होती है डिसिप्लिनरी एक्शन, उसका फोरम है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को लेके, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है। और ये फिर अतर मिनल्ला साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये बेंच में बैठे हुए भी कहा कि जब हम इनके पास फोरम मौजूद हैं तो 184(3) में हम कोई ऑर्डर जारी नहीं करेंगे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला यहाँ से डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का मामला है उनका अपना जो है महकमा देखेगा, और कार्रवाई बनती होगी तो वो करेगा, नहीं बनती होगी तो वो उनको इसमें माफ़ कर देगा। बहरहाल जो इस तमाम मामले को अगर देखें तो जनरल फैज़ हमें मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर कमीशन भी बन जाता है तो उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी भी। ये भी इंकशाफ हुआ इस पेटिशन में कि जनरल फैज़ के भाई नजफ़ भट्ट जो कि ज़मीनों का कारोबार करते रहे हैं, पटवारी रहे हैं, उन्होंने मोइज़ खान को बुलाया और उन्हें बुलाकर ये भी कहा कि मामला सेटलमेंट से कर लेते हैं, और जनरल फैज़ ने उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया है। वो एक अच्छे इंसान हैं और ये बात सेटलमेंट की तरफ भी गई, लेकिन ये सेटलमेंट नहीं हो सकी, जिसके बाद पटिशनर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समेत मुख्तलिफ फोरम पे जो है उन्होंने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ रुजू किया। तो ये थी अब तक की स्टोरी। हमने आपको पूरा बता दिया कि ये सैगा क्या है, जिस तरह से प्रॉपर्टी पे हत्याई गई, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी के हवाले से जिस सिचुएशन को सब ने जिनके पास ओहदे थे उस हवाले से ऑर्डर्स भी जारी किए। तो अब इसमें इंसाफ होता कब दिखाई देगा, ये जब राइट नाउ हम देखें मुतल्लिका फोरम इस पर क्या रिपोर्ट देता है, क्या कार्रवाई करता है, और फिर उसके क्या ऑर्डर्स आते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।